अब हम बात देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, उप मंत्री रहते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनती है, ठीक है। ये रहते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। तो अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। तो अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, किसको, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ठीक है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ये कब शामिल किया गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में किसकी सलाह लेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये जो है तथ्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये 44वें संशोधन 1978 में शामिल किया गया। देखो 42वें में शामिल किया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसको राष्ट्रपति काट नहीं सकता। लेकिन फिर 44वां संशोधन हुआ 1978 में, इसमें ये शामिल किया गया अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को है एक बार वो उसको वापस कर सकता है, ठीक, पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। लेकिन जब दोबारा, ठीक है, ये पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद कोई भी चीज़ भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति को उसी सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ये है मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया 1976 में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात काट ही नहीं सकता, जो कहेगा वो उसको करना होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात को खारिज कर दिया गया नहीं कि राष्ट्रपति को तो इतना पावर होना चाहिए कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद या पुनर्विचार के पश्चात कोई चीज़ अगर भेजी गई है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, फिर सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, उसके बाद उसको दोबारा वो नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। फिर अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि मंत्रियों की, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह की न्यायालय में जांच नहीं होगी। कि मंत्रियों की जो सलाह है राष्ट्रपति को दी जाती है उसकी जांच कहाँ होगी, न्यायालय में नहीं होगी, उसकी जांच न्यायालय में नहीं होगी। जो मंत्री लोग राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति करेगा, वो पीएम की सलाह से करेगा, ठीक है। तो इसलिए समझ गए ना कि भारत में पीएम क्या होता है, नियुक्त होता है। भारत में पीएम क्या होता है, नियुक्त। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब नियुक्त होने का मतलब ये नहीं कि उसको राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको नियुक्त कर देगा, जो दल का नेता होता है उसी को ही नियुक्त करता है। लेकिन विकल्प में हो कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, वो सही है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 75 का 1 का क्या कहता है, मंत्रिपरिषद में पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। तो जो मंत्रिपरिषद बनेगी, ठीक है, जो तुम्हारी मंत्रिपरिषद बनेगी, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद जो मंत्री बनते हैं ना, उनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। तो मंत्रिपरिषद में जो है पीएम सहित कुल जो संख्या होगी वो जो लोकसभा में कुल सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक नहीं होगी। ये कब जोड़ा गया था, 91 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके द्वारा शामिल किया गया। क्योंकि इसके पहले होता ना, सभी को जो भी संसद बन गया उसको बस मंत्री ही बनना है, तो सबका मंत्री बनने के लिए होड़ रहती थी कि हमको ये मंत्री चाहिए। तो इसलिए ये नियम लग गया कि भाई अब तो 15% से ज़्यादा लोग मंत्री बन ही नहीं सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद में पीएम सहित कुल लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके संख्या के 15% ही मंत्रिपरिषद में रहेंगे, ठीक है। ये और जोड़ा कब गया, 91 संशोधन हुआ 2003 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 75 एक काम ये चीज़ शामिल की गई। फिर अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे किसी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है, तो मंत्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाता, ठीक, वो प्रधानमंत्री सलाह से ही हटाता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है, भाग 3 क्या कहता है अनुच्छेद 75 का कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। अतः अविश्वास प्रस्ताव जो है
जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, वो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, बल्कि लोकसभा के नियम 198 में है। ठीक है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि लोकसभा का नियम है 198, उसमें इसका अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? इसका कारण अनुच्छेद 75(3) है। ठीक है, 75 का भाग 3 है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर मंत्रिपरिषद को गिराना है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा में तो लाओगे अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और इसलिए ठीक है इसका अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, और इसका लोकसभा के नियम 198 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल, ठीक है, मंत्रिमंडल जो शब्द का प्रयोग है संविधान में केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में है। ठीक है, और ये जोड़ा कब गया था? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, ये मूल संविधान में मंत्रिमंडल का नहीं था, मूल संविधान में ये है मंत्रिपरिषद। क्या तुम्हारी मंत्रिपरिषद है? ठीक, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल का नहीं है उल्लेख। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पर है? मंत्रिमंडल शब्द का केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में है, और ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 में बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ पर है? अनुच्छेद 75 में। इसमें क्या होता है? केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। यद्यपि पीएम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, ठीक है, मतलब पीएम की सलाह पर ही कार्य करता है। तो मतलब क्या है, कोई भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो भी है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को किसी भी समय हटा सकता है, भले हुई मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव है, तब भी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्राप्त है। ठीक है, पूरे बहुमत से सरकार है, विश्वास प्रस्ताव प्राप्त है, फिर भी राष्ट्रपति चाहे किसी भी केंद्रीय मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। लेकिन ये जो ये काम करता है राष्ट्रपति, तो वो पीएम मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, अपने आप नहीं हटाएगा किसी को, अर्थात पीएम जिसके कार्य से संतुष्ट नहीं है उस मंत्री को अपने पद से हटाया जा सकता है, ये बात है। तो अनुच्छेद 75 ये पावर देता है। ठीक है सब। फिर क्या है? मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्या है? मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों के कार्यों की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। ठीक है, सरकार जो भी नियम बनाती है वो मंत्री लोग नियम बनाते हैं ना, मंत्रिपरिषद में बैठ के नियम बनता है, इसलिए अधिकारी अनामता का सिद्धांत है। एक अनामता का सिद्धांत ये है कि अधिकारी केवल जो काम दिया जाता है उसको काम करेंगे, और बिना अपने नाम को उजागर किए हुए अधिकारी काम करते हैं। जो विधायिका में रूल बनते हैं उसको लागू करने में, ठीक है, वो अपने को ख्याति नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए अनामता के सिद्धांत के अनुसार अधिकारी कहते हैं सुरक्षित रहते हैं, इनकी जो कार्य की जिम्मेदारी है वो अंतिम रूप से मंत्री की होती है। ठीक है, इसलिए ये अनामता का सिद्धांत ध्यान रखना। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे पीएम के अधीन होता है। जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज से बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और इसका एक प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। जो कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष होता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो ये कैबिनेट सचिवालय के बारे में हो गया। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो एक घटना चक्र और उसका क्या कहते हैं सार है लक्ष्मीकांत का। तो इसका अगर तैयार तो वनडे एग्जाम नहीं रुकेगा। अनुच्छेद 75 का भाग 5 क्या कहता है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात यही नियम है ना कि भारत में अगर कोई मंत्री भी नहीं है, मतलब कोई सदस्य नहीं है लोकसभा का किसी सदन का, वो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन कितने दिन? तो 6 माह तक बन सकता है। 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसके बाद उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 75 के भाग 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। पीएम अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन
और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाएगी। तो अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। जो भी राष्ट्रपति संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उससे मांगता है तो पीएम का कर्तव्य है, अनुच्छेद 78 के अनुसार पीएम का कर्तव्य है कि सूचना राष्ट्रपति को दे। फिर 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय थे कितने, 18। आज कितने हैं वर्तमान में, कितने हैं, 52। ये पूछ सकता क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में कितने मंत्रालय थे, 18। अब कितने हो गए हैं, 52 मंत्रालय हो गए हैं, क्योंकि लगातार देश में जनसंख्या बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, तो मंत्रालय भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। कैबिनेट जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, इसमें कैबिनेट जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है, इसको कैबिनेट भी कहा जाता है, मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। इसमें होता कौन है, प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कहाँ के, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में कौन होता है, पीएम होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले भी मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, उपमंत्री यदि हैं तो ये भी लोग होंगे। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, बड़ी होती है, कैबिनेट क्या होती है, छोटी है। मेन कैबिनेट ही काम करती है। ठीक है, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, बड़ी होती है, कैबिनेट छोटी होती है। ध्यान रखना, कैबिनेट जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं वो छोटा होता है और मंत्रिपरिषद क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। कैबिनेट मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, कैबिनेट और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कौन होता है, प्रधानमंत्री रहेगा, एक कैबिनेट स्तर वाले भी मंत्री रहेंगे। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वाले भी रहेंगे मंत्री, जिनको राज्य मंत्री बनाया जाता है वो भी रहते हैं। अगर उपमंत्री किसी को बनाया गया तो वो भी शामिल होते हैं। ये मतलब सभी को खुश करने के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री का पद क्रिएट किया गया। कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं कि हमको कोई पद नहीं दिया गया ना, जो लोकसभा में चुने जाते हैं, इसलिए सब इनको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मेन डिसीजन यही करती है कैबिनेट। ठीक है। मंत्रिमंडल ही डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, वो भी पीछे हमने पढ़ा, 352 में है। और ये मंत्रिमंडल का अनुच्छेद 352 में उल्लेख कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा। ठीक है। पीएम की अध्यक्षता में, जिसकी पीएम अध्यक्षता करते हैं तो वो क्या है, जिसके पीएम अध्यक्ष रहते हैं, कौन है वो, नीति आयोग के पीएम अध्यक्ष रहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उसके भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद है उसके भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद रहती है उसके भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन है उसका भी प्रधानमंत्री क्या रहता है, अध्यक्ष। अगर इतने तैयार हैं तो शायद क्वेश्चन कोई ना छूटे। कौन से पीएम जिसके अध्यक्ष रहते हैं, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन है, इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। पीएम जो है सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ध्यान रखना, पीएम सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। ठीक है। तो लोगों ने ज़्यादातर राष्ट्रपति लगा दिया था। ठीक है। तो पीएम जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। संविधान ने जिसको प्रमुख बनाया है वो राष्ट्रपति है। ठीक है। इसलिए संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। अगर राजनीतिक प्रमुख पूछे तो कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, इसमें 15-20 अति महत्वपूर्ण मंत्री रहते हैं। किचन मतलब वो जहाँ खाना बनता है ना, तो इसमें कम लोग रहेंगे खाने बनाने वाले में, तो इसमें 15 से 20 लगभग रहते हैं, अति महत्वपूर्ण मंत्री रहते हैं। और पीएम इनका प्रमुख रहता है, पीएम इनका प्रमुख रहता है और सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेती है किचन कैबिनेट। ठीक है। ये अनौपचारिक संस्था है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, बस वही कह देते हैं भैया ये किचन कैबिनेट है, ये अनौपचारिक संस्था है। ठीक है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, संविधान में जो है इन कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन, कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये संविधान इतर निकाय हैं, ये संविधान के बाहर निकाय बनाए गए हैं काम करने के लिए, संविधान इतर निकाय हैं। इनका जो कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन किया गया है, कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन किया गया है और पीएम द्वारा किया गया है। ठीक है। गठन पीएम द्वारा समय एवं परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। ठीक है। सदस्य जो होते हैं इसके पीएम के होने पर ठीक अध्यक्षता पीएम के द्वारा ही की जाएगी। अगर इस किसी भी कैबिनेट समिति में अगर प्रधानमंत्री हैं तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी। ठीक है। यदि सदस्य पीएम नहीं है तो अध्यक्ष अन्य मंत्री बनेगा उसका। तो जो कैबिनेट समिति है इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है। और ये संविधान इतर संस्थाएं हैं, इनको जब ज़रूरत होती है समय और परिस्थितियों के अनुसार इनका गठन किया जाता है। अगर किसी कैबिनेट समिति का प्रधानमंत्री सदस्य है तो प्रधानमंत्री ही उसका क्या रहेगा, ठीक है, उसका प्रधानमंत्री ही क्या रहेगा, अध्यक्ष भी रहेगा। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो कोई अन्य मंत्री उसका है अध्यक्ष बनेगा। अब उप प्रधानमंत्री का पद उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भी संविधान में नहीं है, ध्यान रखना। राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया। भाई कोई मतलब बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है,
जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री चुने गए कि फिर उन्हें भाई महान मतलब क्या कहते हैं महत्व के आदमी थे, उनको कुर्सी देना संतुष्ट करना था, तो 2 उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए। बट 2 उप मुख्यमंत्री चुनने का कोई संविधान में प्रावधान थोड़ा ना है। उसी प्रकार अगर सेंटर में कोई महत्वपूर्ण आदमी है, सोचते हैं भाई उसको खुश करना है, तो उप प्रधानमंत्री बना दिया, तो इसलिए उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है। राजनीतिक बाध्यताएं हैं कि उसको खुश करना है, उसके कारण संविधान के प्रावधान से हटकर इस पद का क्या विकास किया गया है, बनाया गया है पद। ठीक है। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं अभी तक? सरदार पटेल जी रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू रहे तो सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। मोरारजी देसाई रहे हैं उप प्रधानमंत्री। जगजीवन राम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह रहे हैं। यशवंत राव चौहान रहे हैं। ठीक है। चौधरी देवीलाल रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना इतने लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है अभी। सरदार पटेल जी को, ठीक है, मोरारजी देसाई को, जगजीवन राम को, चौधरी चरण सिंह को, यशवंत राव चौहान को, चौधरी देवीलाल को, ठीक है, और लाल कृष्ण आडवाणी को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर जवाहरलाल नेहरू जो जिनका जहाँ समाधि है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या हम कहते हैं? शांतिवन कहते हैं। जहाँ पर इनकी समाधि है जवाहरलाल नेहरू को, उसको हम शांतिवन कहते हैं। लाल बहादुर जी की जहाँ समाधि बनी हुई है उसको विजय घाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी की जहाँ पर समाधि बनी है उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। और राजीव गांधी की जहाँ समाधि बनी है उसको वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है। और जहाँ पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल की बनी है समाधि उसको कर्म भूमि कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन, लाल बहादुर की समाधि विजय घाट, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, राजीव गांधी की वीर भूमि और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल की कर्म भूमि होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम तुम्हारे, ठीक है, ये देवगौड़ा, I.K. गुजराल, मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। क्योंकि भारत में जैसे ब्रिटेन में जो है तो वो अगर प्रधानमंत्री जो बनेगा वो जो है लोकसभा का ही होना चाहिए, निम्न सदन का ही सदस्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अपने देश में नहीं है। ठीक है। अपने देश में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में से किसी एक सदस्य अगर वो है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो चुना गया हो चाहे नामित हो। ठीक है। तो जैसे ये हमारे हैं देवगौड़ा जी, I.K. गुजराल जी, मनमोहन सिंह, ये जब प्रधानमंत्री थे तो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर जो है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे जब प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, बिहार में आया था। ठीक है। तो बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो कहाँ से चुने गए थे? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे, क्योंकि ये इनको एक साथ दिया गया था। तो उसमें पूछा गया था कौन लोकसभा का सदस्य था, तो चंद्रशेखर जी थे। इनमें से 2-3 लोग थे तो वो नहीं थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मुख्यमंत्री जो PM बने, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, मतलब राज्य के किसी के राज्य के मुख्यमंत्री थे और वो बाद में PM भी बने, तो वो कौन से हैं? तो PV नरसिम्हा राव थे। ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक में था तब ये रहे हैं मुख्यमंत्री। PV नरसिम्हा राव रहे थे, अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये भी आगे चल के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई बम्बई के प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। ये आगे चल के क्या बने? तुम्हारे प्रधानमंत्री बने। HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आगे चल के प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह जो अविभाजित UP के मुख्यमंत्री रहे और आगे चल के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ये गुजरात के रहे मुख्यमंत्री और आज क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो ध्यान रखना, वो सदस्य, वो व्यक्ति, नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं और आगे PM बने हैं तो वो कौन से हैं? PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रहे। HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। चरण सिंह अविभाजित UP के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो ये हो गया हमारा, तो ये है हमारा, हमने पढ़ लिया। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1947 से 1964 तक रहे। ठीक है। इनका कार्यकाल में ही क्या हो गया? निधन हो गया था। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे। फिर इनके बाद नंबर आता है, दूसरे नंबर के व्यक्ति होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो 1964 से 1966 तक रहे। इनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। ठीक है। ताशकंद में ना, ये लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा आए 1966 से 1966, मतलब कुछ ही महीने रहे गुलजारीलाल नंदा। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक PM में 2 बार चुने गए। ये ऐसे, गुलजारीलाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। और कितनी बार चुना गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ये 2 बार नियुक्त हुए। ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है।
फिर ये भी क्वेश्चन आया कि किन प्रधानमंत्रियों का निधन कार्यकाल में हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी डाटा है वो क्वेश्चन आया हुआ है, घटना चक्र से हमने लिया है पॉइंट। मोरारजी देसाई 1977 से रहे 1979 तक, 1977 से 1979 तक ये रहे मोरारजी देसाई। ये सबसे वृद्ध रहे, ठीक, क्या रहे ये तुम्हारे सबसे वृद्ध रहे, ठीक है। सबसे वृद्ध 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बने थे। कितनी वर्ष में? 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। पद से इस्तीफा देने वाले पीएम रहे, ठीक है। सबसे वृद्ध 81 वर्ष के पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री रहे। ये उप प्रधानमंत्री भी रहे, अभी हमने देखा था ना, उप प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। और ये चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक रहे। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक रहे। फिर इंदिरा गांधी 1980 से 1984 रहे, 1980 से 1984 रहे इंदिरा गांधी रहे। ये कार्यवाहक दौरान इनका निधन हो गया, कार्यकाल के दौरान इनका भी निधन हुआ था। ये राज्यसभा की सदस्य भी रही थी जब पीएम एक बार बनी थी, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी आए 1984 से 1989 में, 1984 से 1989 में राजीव गांधी आए। उसके बाद यशवंत नाथ प्रताप सिंह आए, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। फिर क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए 1989 से 1990 रहे। फिर चंद्रशेखर आए, ये 1990 से 1991 रहे। इनके टाइम में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर इनको पद छोड़ना पड़ा था। तो अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास हो गया, ये चंद्रशेखर के टाइम में, तो इनको पद छोड़ना पड़ा। फिर पीवी नरसिम्हा राव आए 1991 से 1996 रहे। पीवी नरसिम्हा राव ये दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत के व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव। फिर HD देवगौड़ा रहे 1996 से 1997, ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने, जनता दल के सदस्य थे, जनता दल की पार्टी से थे राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए 1997 से 1998 रहे। ये भी राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए 1998 से 2004 तक रहे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। मतलब 1998 में हुए थे, 2004 में फिर हुए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए हमारे, मनमोहन सिंह आए। ये 2004 से लगातार 2014 तक रहे, 2 पंचवर्षीय रहे 2004 से 2014 तक। फिर इस समय नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 से दूसरी पंचवर्षीय चल रही इनकी, नरेंद्र मोदी है। तो एक बार देख लेते, कभी कभी क्रम पूछ देता है स्टेट एग्जाम में ना। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। एक बार फिर पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रधानमंत्री। आगे हम अब देख लेते हैं इसी में महान्यायवादी फिर क्रम देख लेते हैं। महान्यायाधीश और महाधिवक्ता और नियंत्रक मालिका परीक्षक। तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो ये भारत सरकार में रहता है महान्यायवादी किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार। इसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और यह क्या करता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। जब चाहेगा राष्ट्रपति तो इनको महान्यायाधीश को साहब को हटा सकता है, ठीक है। और ये महान्यायाधीश कोई सरकारी पद नहीं रहता है, ठीक है। महान्यायाधीश कोई सरकारी पद नहीं है महान्यायवादी, ठीक है। ये प्रथम विधि अधिकारी है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। और महान्यायवादी जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। विधि अधिकारी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता किसी भी व्यक्ति को महान्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति महान्यायाधीश नियुक्त करता है, लेकिन किस व्यक्ति को, जिसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसी को राष्ट्रपति महान्यायाधीश नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। और उसको जो वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति तय करता है वही उसको वेतन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 76(3) का अनुच्छेद 76(3) कहता है कि अनुच्छेद 76 का क्लास 3 कहता है कि महान्यायवादी को
अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। वो ठीक है, अपने कर्तव्य, ठीक है, अपने ना वो अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है महान्यायवादी को। अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी किसी भी संसद में की बैठक में भाग ले सकता है, वो बोल भी सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता है। सरकार जो है मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर भी ये इस्तीफा दे देता है, ये परंपरा है। संविधान में नहीं लिखा है कि सरकार इस्तीफा देगी, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी तो महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देगा, लेकिन ये परंपरा है क्योंकि महान्यायवादी सरकार राष्ट्रपति चुनता है, सरकार के अनुसार चुना जाता है। तो सरकार जब चली जाती है तो महान्यायवादी भी अपना इस्तीफा देता है, फिर नया चुना जाता है, जिसको सरकार चाहती है उसे चुन लिया जाता है। फिर सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों को निर्वहन में सहायता करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी को अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उसके कार्यों में सहायता देने के लिए सहायक चुने जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल चुने जाते हैं। ये लोग उसके कार्य में मदद करते हैं, ठीक है। अकेले कहाँ तक काम करेगा, तो उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल चुने जाते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में इतना याद होना चाहिए। अनुच्छेद 76 में इसका पद दिया गया है, ठीक है, और इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करता है। इसको जो वेतन मिलता है तो राष्ट्रपति जो निर्धारित करता है वही मिलता है, और जब भी मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा देती है तो ये भी अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है। और इसको हर जगह सुनवाई करने के, भारत में कहीं भी न्यायालय है उसमें सुनवाई करने का अधिकार होता है इसको, ठीक है। और ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, ये ज़रूरी है। और ये कोई सरकारी नौकरी नहीं होता है, ठीक है। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कोई सरकारी नौकरी नहीं होता है, ठीक है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल चुने जाते हैं। इसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है। तो है ना एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। किसको? राज्य सरकार। जो सेंटर में महान्यायवादी करता है तो महाधिवक्ता वो राज्य सरकार में करता है। इसका अनुच्छेद 165(2) के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 165(2) के अनुसार राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। कौन? महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। तो वहाँ महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। और किसे नियुक्त करता है? तो जैसे वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रहता है उससे महान्यायवादी चुना जाता है। और महाधिवक्ता किसे चुनता है? राज्यपाल। जो हाईकोर्ट के न्यायालय, हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उसको चुना जाता है अनुच्छेद 165 की क्लास 1 के अनुसार, ठीक है। तो अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्यपाल उस व्यक्ति को चुनता है जो हाई कोर्ट का, ठीक है, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो अनुच्छेद 165(3) के अनुसार जो महाधिवक्ता है वो जब तक चाहेगा राज्यपाल तभी तक पद धारण करेगा, ठीक है। और जो ये महाधिवक्ता है राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी का हो या प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है। जब सरकार उसी का भाई, जब सरकार ये जाएगी राज्य सरकार जाती है तब भी ये भी इस्तीफा अपना दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया महाधिवक्ता के बारे में। तो जो काम यहाँ सेंटर में करता है तुम्हारा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, वही काम स्टेट में करता है तुम्हारा महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसके अनुच्छेद 165 इससे संबंधित है, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आ जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक, ठीक है, और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार। तो महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 151(1) मतलब अनुच्छेद 151 की क्लास 1 के अनुसार भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का क्या करता है? लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 151 के अनुसार जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? भारत सरकार के लेखों को ना, सरकार के लेखों को लेखा परीक्षण करता है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक। तो कैग जो है, ठीक है, तो तुम्हारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और अनुच्छेद 152 के क्लास 2 के अनुसार, अनुच्छेद 152 के क्लास 2 के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। और जब ये नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक राज्य सरकारों के लेखों की लेखा परीक्षण करता है तो वो रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है, ठीक है।
अब अनुच्छेद 148 के क्लास 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG बोलते हैं, कैग बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, ठीक है, कैग बोलते हैं, कि वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार किसको है, संसद को दिया गया है। तो जो कैग है, कैग का वेतन और वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। ये संसद को अधिकार किस अनुच्छेद से मिला है, तो अनुच्छेद 148 के क्लास 3 के अनुसार मिला है। अर्थात संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया था, ठीक है, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष। पूछ देता है, ठीक है, इसका कार्यकाल कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष होता है, और वह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकता है, ठीक है। अब 6 वर्ष चाहे उसके पूरे हो जाएं, चाहे 65 वर्ष पूरे हो जाएं, जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो ये कैग हो गया, ठीक है। और भी कैग के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि लोक लेखा समिति, ठीक है, एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो ये लोक लेखा समिति का जो होता है कैग एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। कैग की छुट्टी देना है, कैग को छुट्टी नहीं देना है, तो इसको कौन मंजूर करेगा, राष्ट्रपति ही मंजूर करेगा। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया। 1976 में क्या किया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से कब अलग किया गया था, तो 1976 में अलग किया गया था। तथा कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है। तो जब इसको अलग कर दिया गया तो अब कैग क्या करता है, कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित है। अब कैग सरकारी लेखाओं को यही जांच करता है, ठीक है। हालांकि राज्य स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों को अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। सेंटर में तो कैग केवल सरकारी लेखों की जांच करता है, लेकिन राज्य स्तरों पर जो है ये उपयुक्त दोनों काम करता है, चाहे अकाउंटिंग करना हो या ऑडिटिंग करना हो, दोनों काम क्या करेगा, कैग ही करेगा। केंद्र में लेखांकन जो अकाउंटिंग है विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से की जाती है। तो जो केंद्र में जो लेखांकन अकाउंटिंग होती है वो विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 1976 में लेखा परीक्षा को ऑडिटिंग से क्या कर दिया गया था, ऑडिटिंग जो है लेखा परीक्षा को अकाउंटिंग से अलग कर दिया गया था। जब अलग कर दिया गया है तो अब अकाउंटिंग जो है लेखांकन जो है केंद्र में विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक से लेखा सेवा की सहायता से की जाती है। और तो अब वो क्या करता है, केंद्र में ऑडिटिंग केवल करता है, ठीक है, ये कैग करता है। लेकिन राज्य में कैग दोनों काम करता है, अकाउंटिंग भी करता है, ऑडिटिंग भी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 149 के अनुसार कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 149 क्या करता है, कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का निर्धारण करता है। तो इतना अगर कैग के बारे में अनुच्छेद पता है तो हमारा कैग के वन डे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके बाद वरीयता क्रम दिया गया है, ठीक है। तो वरीयता क्रम देख लेते हैं क्या है कि भारत में शीर्ष पदों के वरीयता क्रम इस प्रकार है। सबसे नंबर 1 पर कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है। नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति रहता है। नंबर 3 पे प्रधानमंत्री रहता है। नंबर 4 पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में रहते हैं, ठीक है। 5 पे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहते हैं। 5 पे उप प्रधानमंत्री रहते हैं। 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। 6 नंबर पे 2 लोग हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 6 नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष। 7 नंबर पे केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहते हैं, ठीक। 7 नंबर पे केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहते हैं। राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता रहते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में रहते हैं, ठीक है। सब 7 नंबर पे हैं। 7 नंबर पर कौन कौन है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में हैं। और 7 पे कौन है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति रहता है, ठीक है। 7 पे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति रहता है। 8 नंबर पे भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत रहते हैं। 8 नंबर पे कौन है कि भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य के बाहर। 8 नंबर पे, ठीक है। और राज्य के अंदर कहाँ किस नंबर पे है, अपने राज्य में 4 नंबर पे होते हैं, ठीक है, अपने राज्य में। और 8 में होता है अगर कोई राज्य के बाहर राज्यपाल उसकी होती है, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहते हैं 8 नंबर पे अपने राज्यों के बाहर, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री 8 नंबर पे हैं जो अपने राज्यों के बाहर, ठीक है। 9 पे आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 पे कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। और 9 पे आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आता है 9 पे। तो 9 पर कौन आता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं, नियंत्रक आता है, ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है। 10 नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। 10 नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी आते हैं 10 नंबर पे। नीति आयोग के सदस्य भी 10 नंबर पे आते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी आते हैं 10 नंबर पे। राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी आते हैं 10 नंबर पे। केंद्र के राज्य मंत्री भी आते हैं 10 नंबर पे। और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अगर अन्य मंत्री है वो भी 10 नंबर पे आता है। 11वें नंबर पे आते हैं भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव आते हैं, उपराज्यपाल आते हैं अपने संघ शासित क्षेत्रों में। 12 नंबर पे आते हैं जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। 12 नंबर पे कौन आते हैं? जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। तो ये हो गया हमारा वर्त्याक्रम, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है परीक्षा में। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो भारत में अगर सरकारी नौकरी सबसे बड़ा कौन होता है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी मतलब सरकारी नौकरी कौन सबसे बड़ा होता है भारत में? तो भारत के मंत्रिमंडल का सचिव जो होता है वो भारत में सबसे बड़ा शासकीय अधिकारी होता है, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है भारत के मंत्रिमंडल का सचिव, ठीक है, ये होता है। तो इसके बाद है हमारी लोकसभा। तो लोकसभा को हम बाद में पढ़ेंगे। वरीयताक्रम चाहे एक बार और देख लेते हैं। नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, ठीक है, नंबर 5 पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का पे उप प्रधानमंत्री, ठीक है, 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7 पे केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष आते हैं। 7 नंबर पे पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। 7 नंबर पे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं अपने अपने राज्यों में। और 7 का पे आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 8 में आते हैं भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य के बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के बाहर, ये सब 8 नंबर पे आते हैं। राज्यपाल भी राज्य के बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री भी राज्य के बाहर 8 नंबर पे आते हैं, ठीक है। और 9 नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 नंबर पे क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, ठीक है। 9 नंबर पे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के तुम्हारे हैं जो न्यायाधीश वो लोग आते हैं 9 नंबर पे, ठीक है। उसको मुख्य न्यायाधीश किस नंबर पे आते हैं? तो वो 6 नंबर पे आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 6 नंबर पे मुख्य न्यायाधीश भी आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। तो ये 9 नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। 9 का पर आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आता है, ठीक है। 10 नंबर पे आता है राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष आता है। नीति आयोग के सदस्य आते हैं और राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी 10 नंबर पे आते हैं। केंद्र के राज्य मंत्री भी आते हैं और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के कोई अन्य मंत्री है तो वो भी आता है 10 नंबर पे। 11 नंबर पे भारत के महान्यायवादी आते हैं। कैबिनेट सचिव भी आते हैं 11 नंबर पे। उपराज्यपाल भी आते हैं अपने संघ शासित प्रदेशों में, उपराज्यपाल जो चुने जाते हैं। और 12 नंबर पे जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष आते हैं। तो 12 नंबर तक याद है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।